नमस्कार, मैं रैना स्वागत करती हूँ आपका आर ए ओनली लव पर। तो कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं। कल्पना गीतिका को घर छोड़कर अपने घर पहुँचती है, मगर वो सो नहीं पा रही। उस आदमी का निकल जाने का गुस्सा है उसके पास और वो गौरव के लिए बहुत वरीड है। वो अपने ब्रेन के सेल्स को दौड़ाकर आखिरकार एक क्लू ढूंढ ही लेती है और उस क्लू के थ्रू वो पहुंच जाती है उसी आदमी के पास। वहाँ वो उससे बड़ा ही सॉफ्ट वार्तालाप करती है और उस जगह के बारे में पता लगा लेती है और वहाँ के लिए वो निकल जाती है एसीपी उमरान के साथ, इस बात से अनजान कि गीतिका भी सूरज के साथ वहाँ पहुँची हुई है। यही था रिकैप। तो चलिए थोड़ा मतभेद कर लिया जाए। कल्पना एसीपी उमरान के साथ उस जगह इंटर करती है। एक बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है इनका एरिया। जैसा कि मैंने कहा, तो एसीपी उमरान बहुत सावधानी से अपनी टीम में से जो उनके बाकी मेंबर हैं उनको ऑर्डर देते हैं इंट्रेंस और एग्ज़िट पर तैनात हो जाने के लिए और कल्पना से उसके साथ साथ रहने को कहते हैं। गीतिका और सूरज भी अपने आप को इन लोगों की तरह ही बना के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा गिरोह साबित हो रहा है जिस तरीके से इसके आदमी और इसकी शाखाएं फैली हुई हैं इस जगह पर, क्योंकि लोग जगह जगह तैनात हैं। कल्पना संभलते हुए आगे बढ़ती है, तभी उसे एक शख्स दिखाई देता है। वो फ़ौरन से भी पहले उसके मुंह पर अपनी हथेली रख के उसे वैसे ही खामोश कर देती है जैसे उसने पहली बार किया हुआ है और धीरे से कहती है कि उसको बेहोश करके उस आदमी को धीरे से अपने आप से कहती है, मैं स्क्वाड्रन लीडर ही हूँ ना, या ये कह के कल्पना एक बड़े से डोर के पीछे छुप जाती है, क्योंकि उसे उस जगह पहुंच गई है जहां बच्चों को एक साथ इकट्ठा किया हुआ है। जी हाँ, कल्पना सीधा वहीं पहुंचती है। उन बच्चों में लड़के लड़कियां दोनों शामिल हैं। सबके हाथों को पीछे की तरफ मोड़ कर बांध दिया गया है और सबके मुंह पर एक पट्टी बांधकर उन बच्चों को रखा गया है। उन बच्चों के कपड़े न जाने कब से नहीं बदले हुए ऐसा दिख रहा है। इनफैक्ट शायद वही हैं जिन्हें पहने हुए वो ये यहाँ ले आए थे या किडनैप कर लिया था। ये देखकर कल्पना धीरे से कहती है, माय गॉड। ये बोलते हुए कल्पना अपने कान पर लगे ब्लूटूथ को टच करते हुए कहती है, एसीपी बच्चे यहाँ हैं, ऑन योर राइट। एसीपी उमरान भी उतनी ही धीमी आवाज़ में कहते हैं, ओके वेलकम। कल्पना चुपके से उन बच्चों को देखने लगती है, जैसे एक एक करके उन बच्चों के चेहरे तलाश रही हो, बहुत ध्यान से। हाँ, वो गौरव को ही ढूंढ रही है। वो सामने चुपके से आए एसीपी से कहती है, इशारे में उन बच्चों की तरफ उंगलियां करके और आँखों की पुतलियों से इशारे में कहती कि देखिए वहाँ है बच्चे। और एसीपी भी इशारे में कहते हैं, मैं पीछे से जाता हूँ। वो अपनी फिंगर से, अपने हैंड से थोड़ा सा इशारा करते हैं कि मैं पीछे से जाता हूँ। कल्पना भी उन्हें इशारे से डन कहती है अपने हाथ के थंब से। तभी उसकी नज़र उन बच्चों में से एक बच्चे पर पड़ती है जो बेहद खूबसूरत है और उसकी स्किन पर मिट्टी के दाग लगे हुए हैं। उसके छोटे छोटे हाथों को बड़ी बेरहमी से रस्सी से बांधा हुआ है। उसके कपड़े बहुत मटमैले हो गए हैं और उसकी आंखें बार बार ढक रही हैं। उस बच्चे को देखते ही कल्पना का मन बहुत तेज़ी में बोल पड़ता है, गौरव। बहुत तेज़ वो अपने मन में यही कहती है। ये कहते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। इन बच्चों के रूम में एक दरवाजे के बाहर दो हट्टे कट्टे मुश्तंडे गार्ड खड़े हैं।
या इन्हीं गिरोह का कोई मेंबर है। कल्पना चालाकी दिखाते हुए उस रूम की विंडो के पास जाती है और अंदर जाने की कोशिश करती है। बहुत ही सावधानी से अपनी कोशिश में वो कामयाब हो जाती है और बच्चे इसकी तरफ देखते हैं। वो अपनी फिंगर को अपने होठों पे रख के इन्हें चुप रहने का इशारा करती है। तभी अपनी मलकाती हुई आँखों से गौरव कल्पना की तरफ देखता है और गौरव एक बार में ही उसे पहचान जाता है और वो उठना चाहता है मगर लड़खड़ा जाता है। कल्पना फ़ौरन से भी पहले अपनी नींव पर बैठ जाती है उसके पास जाकर और उसके सर को पकड़ के अपने सीने से लगा लेती है। ये करते हुए उसके सीने में अजीब सी फीलिंग होती है। गौरव सिसकियाँ भर के रोने लगता है। कल्पना बहुत धीमी आवाज़ में बोलती है, श्श, शांत हो जाइए बच्चा, मैं आ गई हूँ ना। हाँ, चुप चुप। अपने इमोशन को थामते हुए कल्पना गौरव के सर को किस करती है। सभी बच्चों की तरफ देखती है। गौरव के हाथों से वो रस्सी खोल लेती है मगर पीछे ही रखे रखे उसके हाथों को उसके कान में कहती है, हाथ यहीं रखिएगा, ओके। गौरव अपनी गर्दन हिलाकर उसकी बात को एक्सेप्ट करता है। गौरव को वहीं बैठने का इशारा करते हुए सभी बच्चों को चुप रहने का और अपनी जगह बैठे रहने का इशारा करती है कल्पना और धीमे कदमों से उठते हुए डोर की साइड पर जाकर खड़ी हो जाती है और उनमें से एक अब अंदर की तरफ आता है। कल्पना जैसे ही देखती है कि वो अंदर आ गया है, उससे 2 कदम आगे बढ़ गया है, तो उसकी गर्दन पर वो वैसा ही वार करती है जैसे उसने पिछले वाले अतरंगी क्लब में किया था और उसके जो एक्टिव सेल होते हैं वो उनको बेहोश कर देती है। वो आदमी वहीं खड़ा का खड़ा ढेर हो जाता है। उसे खींचकर साइड लगा लेती है कल्पना ताकि दूसरे वाले की नज़र उस पर न पड़े। वो दरवाजे की बाहर की तरफ अपने कदम करती है। इससे पहले वो उस आदमी को भी इसी तरह ढेर करे, वो आदमी मुड़ जाता है और कल्पना को देखकर चौंक जाता है। इससे पहले वो अपने मुंह से कोई आवाज़ निकाले, पीछे इसे अपने सर पर किसी चीज़ का एहसास होता है और फ़ौरन से पहले मुड़ता है और पीछे देखता है। अपने सामने एसीपी उमरान को पाता है। एसीपी उमरान कहते हैं, डोंट मूव। ये कहते हुए वो अपनी गन से इसके सर पर धकेलते हैं और ये अंदर हो जाता है। जब ये अंदर हो जाता है फिर इसको बिल्कुल अंदर करके इसके मुंह पर पंच मारते हैं एक एसीपी उमरान। वो आदमी नीचे गिर जाता है। एसीपी उमरान इसे चुप रहने का इशारा करते हैं ताकि शोर ना हो और बाकी के लोग इकट्ठे इनके पास ना आ जाएं और कहते हैं कि तेरे बाकी के साथी कहाँ हैं, बोल वरना। और अपनी गन से उसे अगेन उसके माथे को ढकेलते हैं। वो आदमी अपने हाथ से इशारा करता है कि बाकी के लोग वहाँ हैं। कल्पना फटाफट से सबसे पहले डोर को बंद कर देती है और बच्चों के हाथों और चेहरों पर बंधी पट्टियों को खोल देती है और एसीपी उमरान उन दोनों गुंडों को बांध देते हैं। कल्पना गौरव को दोबारा गले लगा लेती है। उसे ऐसे देख सभी बच्चे बिना शोर किए जाकर कल्पना से चिपक जाते हैं और ये सीन देखकर एसीपी इमरान अपनी नज़रों में प्यार लिए कल्पना को देखने लगते हैं। दूसरी ओर गीतिका और सूरज सारे सबूतों को चुपचाप अपने कमरे में कैद कर रहे हैं। गीतिका जो है वो बहुत धीरे से कहती है, सूरज यार ये तो बहुत बड़ा गिरोह लग रहा है। तो सूरज भी कहता है, चुप हो जा और कैमरा छुपा ले, वरना किसी ने देख लिया ना तो हम दोनों को उड़ा देंगे, चल आगे चल। और ये दोनों आगे चलने लगते हैं। वहाँ कल्पना एसीपी से कहती है कि सब बच्चों को एक जगह चुपचाप बिठाकर एसीपी से कहती है और एसीपी इमरान पहले बच्चों को निकाल लेते हैं। तो उमरान अपनी समझदारी दिखाते हुए कहते हैं, नहीं कल्पना, ये ख़तरे से खाली नहीं होगा, हम नहीं जानते बाहर कितने लोग हैं,
हमें पहले बाहर के लोगों का पकड़ना होगा या अंदाज़ा लगाना होगा कि कहाँ कहाँ हो सकते हैं। और फिर बच्चों का सवाल है, और बहुत ख़तरा है बिना कुछ जाने बच्चे को यहाँ से लेकर जाने में। तो बच्चों को यही रखना ज़्यादा सेफ़ होगा। मैं अपनी टीम के ऑफ़िसर को बुलाकर यहाँ तैनात कर देता हूँ। कल्पना एसीपी इमरान की बात को बहुत अच्छे से समझ जाती है और कहती है ओके। अब कल्पना जो है गौरव से कहती है, बच्चा यहाँ से कहीं मत जाना, और आप सब यहाँ से कहीं नहीं जाना, आप सब साथ रहना। गौरव अपनी मासूमियत के साथ फिर कल्पना से गले लग जाता है बिना कुछ कहे। कल्पना की नज़र गौरव की कलाइयों पर पड़ती है। कोमल से भी कोमल कलाइयाँ, घुरी घुरी कलाइयाँ, और उन पर निशान रस्सियों से बने हुए बहुत जड़े हुए हैं। ये जाहिर कर रहे हैं वो निशान कि कितनी तेज़ उस बच्चे के हाथ को रस्सी से बांधा गया होगा। गौरव की कलाइयों को अपने हाथ में भर लेती है कल्पना, और उसके हाथों को चूम लेती है और कहती है, बेटा, जिस अंकल ने आपके हाथों को बांधा उसे पहचानते हो आप? उसकी कोई पहचान बता सकते हो? हाँ, कैसे दिखते हैं, बस वही बताना है। गौरव बहुत हैरानी से और सवालिया भरा चेहरा लेकर कल्पना को देखता है। कल्पना उसके चेहरे को सहलाते हुए कहती, आप तो बहुत स्मार्ट हो ना? हाँ, आपको पता होगा तो बताइए। याद करिए बच्चा। उसके उसके चेहरे को कोई पहचान जिससे मैं उन्हें पहचान सकूं। ये कहते हुए कल्पना उसके चेहरे को अपने हाथ से साफ़ करने लगती है। गौरव को कुछ याद आ जाता है और वो फट से बहुत एनर्जी वाली आवाज़ में लेकिन धीरे से कहता है, दीदी, वो अंकल के लेफ़्ट कान में कुछ था। वो ईयरलोब के ठीक ऊपर की तरफ जो हमारे कान है, यहाँ इशारा करता है अपने कान को पकड़कर और कहता है, और यहाँ कुछ था और उसका कलर ब्लू था दीदी। कल्पना जो है वो फट से पकड़ लेती है कि गौरव क्या कहना चाह रहा है और वो क्या निशानी बता रहा है। तो वो कहती है, बस बेटा, इतना काफ़ी है। बस अब मैं उसे अच्छे से पहचान लूँगी। देखा, मैंने कहा था ना, आप कितनी स्मार्ट हैं। आप गौरव महाशय हैं, ठीक है। अब आप सब साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, चाहे कुछ हो जाए। जब तक मैं आप सबके पास या ये सर आप सबके पास ना आए, आप यहाँ से हिलेंगे नहीं, आप में से कोई भी। ये कल्पना धीरे धीरे धीमी धीमी आवाज़ में इन सब बच्चों को समझाती है। उमरान की टीम के 2 बंदे आ जाते हैं और कल्पना और एसीपी उमरान वहाँ से निकल जाते हैं अपनी टीम के बाकी मेंबर के साथ। एसीपी इमरान धीरे धीरे इन सब को दबोचने में कामयाब हो जाते हैं। अब कल्पना की नज़र उस कान को ढूंढ रही है जिसका विवरण गौरव ने दिया। ये लोग पहुंचते पहुंचते एक ग्रुप के पास मतलब नज़दीक पहुंच जाते हैं जिसमें 4-5 लोग हैं जो अभी इस बात से अनजान हैं कि एसीपी इमरान और कल्पना यहाँ अपनी टीम के साथ हैं। इन लोगों को कोई खबर नहीं है। ये 4-5 लोग हैं जो बड़े ख़तरनाक दिख रहे हैं, इनके पास हथियार भी हैं। ये लोग दीवारों के पीछे छिप जाते हैं। इमरान और कल्पना इन सबको बड़े ध्यान से देखती है कल्पना। इनमें से एक ज़ोरों से हंसता है। कल्पना की नज़र उस पर, या मैं कहूँ कि उसकी हंसी कल्पना की नज़र को अपनी तरफ खींच लेती है। जो सिगरेट का गश लगा रहा है और बहुत ज़ोर से कुछ बात कहते हुए हंस रहा है। उसे देखते ही कल्पना की दिमाग की वेन्स उभर जाती है। वो अपने सीधे हाथ का पंच बना लेती है और आँखों में जैसे उसके खून उतर आता है। वो अपने कदम जैसे ही उसकी तरफ निकालती है, उनमें से एक कल्पना की अपोजिट साइड का इशारा करते हुए कहता है, तेज की बोलता है कि वहाँ कौन है, वहाँ कोई है, ये लोग कौन है, देखो।
और वो अपने साथियों को अपनी फिंगर के हिसाब पॉइंट करके दिखाता है वो जगह। बाकी के जो 3-4 गुंडे हैं अपनी गन निकाल कर उन लोगों की तरफ फायर करना शुरू कर देते हैं, फायरिंग शुरू कर देते हैं। वो लोग और कोई नहीं है, वो दोनों गीतिका और सूरज हैं जो इन लोगों की पिक ले रहे थे, जो इन लोगों की नज़र में आ गए हैं। कल्पना हैरानी भरी नज़रों से उस तरफ देखती है जिस तरफ ये गुंडे फायरिंग कर रहे हैं। कल्पना उस तरफ देखकर कहती है, नॉट अगेन, नो। यहाँ भी ये ब्रेनलेस औरत अपनी गर्दन ऊपर करके जैसे कि वो भगवान से पूछ रही हो, वाई वाई, इसे क्यों भेजना ज़रूरी होता है आपको, क्यों? कल्पना बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कल्पना भी इन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है। वो गुंडे इन दोनों की जान के पीछे पड़ जाते हैं। गीतिका और सूरज दोनों अपने सर को बचाते बचाते चल रहे हैं, भाग रहे हैं, जहाँ जगह दिख रही है वहाँ छुप जा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने सर को बचाने की। इनके अब एक जगह जाकर ये दोनों अलग अलग जाकर छुप जाते हैं। इन पास कल्पना पहुँच जाती है, गीतिका के पास पहुँचते बचते बचते हुए पहुँचती है वो भी, और फट से कहती है कल्पना, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? हाँ, कोई अंदाज़ा भी है ये कितनी? इतना ही कहती है तो गीतिका जो है हैरानी भरी नज़रों से कल्पना को देखने लगती है और यहाँ भी वो वैसे ही जवाब देती है, आपसे मतलब, और आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, आप है ना यहाँ तभी ये सब हो रहा है। इससे पहले वहाँ भी आप थी तो 3 गुंडे थे, अब यहाँ 4 गुंडे हमारे पीछे पड़े हुए हैं। गीतिका के इस बात का जवाब देती है कल्पना, हर जगह अपना क्रेडिट लेने आप पहुंचती हैं और आपकी वजह से हर काम बिगड़ता है। वहाँ भी वो आदमी आपकी वजह से छूट गया था और यहाँ फायरिंग शुरू करा दी है आपने। जहाँ पहुँचती हैं वहाँ की सिचुएशन बिगाड़ देती हैं। ये दोनों यहाँ भी आर्ग्यू करने लगते हैं और दूर से छुपा हुआ सूरज इन्हीं दोनों को देख रहा है, मगर उसकी नज़र ज़्यादा कल्पना पर पड़ रही है, या मैं कहूँ कि अटक जा रही है। तो गीतिका कहती है, मैं नहीं, आपकी वजह से सिचुएशन बिगड़ती है, आपकी वजह से यहाँ पे कुछ आपने ही किया होगा, तभी इन लोगों की नज़र हम पर पड़ गई, वरना हम तो बहुत सावधानी से पिक्चर ले रहे थे। अचानक से ये जहाँ छुपे थे वहाँ की दीवार पर कोने पर एक बुलेट आकर लग जाती है, जिससे गीतिका को दोनों कंधों से पकड़कर जल्दी से भी जल्दी कल्पना अपनी साइड कर लेती है और वो खुद उसके ऊपर थोड़ी सी दब जाती है। अगर कल्पना ऐसा नहीं करती तो वो बुलेट गीतिका के राइट शोल्डर को हिट कर जाती। दूर खड़ा सूरज ये देख रहा है। कल्पना इतनी जल्दी और झटके से ये करती है कि ये दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। गीतिका की नोज़ कल्पना की लंबी गर्दन से दब जाती है और वो अपनी दबी हुई नोज़ से सांस लेने की कोशिश करने लगती है। इस कोशिश के कारण उसकी सांस जो है वो थोड़ी गहरी हो जाती है। उसकी गर्म सांसें कल्पना को महसूस तक नहीं होती, मगर गीतिका को उसकी खुशबू का अंदाज़ा बखूबी हो रहा है। गीतिका को कल्पना का चेस्ट अच्छे से परेशान करता नज़र आ रहा है। उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग पनपने लगती है। वो अपनी नोज़ को कल्पना की दाईं तरफ से हटाकर बाईं तरफ ले जाना चाहती है, मगर कल्पना का इतना ज़ोर है कि वो अपनी नोज़ को इस तरफ भी नहीं ले आ सकती। उसे कितनी पावर है इसका अंदाज़ा शायद गीतिका को अब लगने लगा है। और कल्पना की तेज़ नज़र जो है वो अलग उस पर है। उसकी एक्टिविटी, वो इस कमरे में होने वाली हर एक्टिविटी पर ध्यान दे रही है। उसकी नज़र, उसका दिमाग सब एक्टिव है। तभी कल्पना देखती है कि सूरज के पीछे से वही आदमी उसकी तरफ गन ताने आ रहा है जिसको कल्पना ढूंढ रही है। वो गीतिका से झटके से अलग होकर बहुत
तेज, मतलब बहुत तेज सूरज की तरफ बढ़ जाती है। इसी में गीतिका का कैमरा वहाँ गिर जाता है। उसके हाथ से झटके से छूटने की वजह से वो गिर जाता है और थोड़ी दूर चला जाता है। कल्पना तेज से भी तेज पहुंचती है सूरज के पास और सूरज को धक्का देते हुए उस आदमी की गन वाले हाथ को पकड़ लेती है। और जैसे ही वो उसके हाथ को ऊपर करती है, गन में से बुलेट फायर हो जाती है और वो आदमी जो है वो नीचे गिर जाता है, मगर बुलेट जाकर लगती है छत पर और वहाँ से कुछ मटेरियल गिरता है जो गीतिका के कैमरे पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका कैमरा डैमेज हो जाता है। गीतिका अपने कैमरे की तरफ देखकर चिल्लाए और भागे उसको बचाने के लिए कैमरे को। तभी उसका ध्यान सूरज पर जाता है जो नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ है और उसके सर से खून निकल रहा है। हाँ, जब कल्पना ने उसे बुलेट से बचाने के लिए धक्का दिया तो वो एक वहाँ पड़े टूटे हुए फ्लावर वेस से जा टकराया, जिसकी वजह से उसे चोट लग गई और वो बेहोश हो गया है। गीतिका सूरज का नाम लेते हुए दौड़कर उसके पास पहुँचती है और घबराते हुए कहती है, सूरज, सूरज, आंखें खोलो सूरज, सूरज। और वो रोने शुरू कर देती है। कल्पना उस गुंडे को ज़ोरदार एक पंच उसकी जो लाइन पर ही रसीद कर देती है, जिससे वो नीचे की तरफ घुटने के बल हो जाता है और उसके हाथ में जो गन थी वो छूटकर गिर जाती है थोड़ी सी दूर पर। सामने से खड़े होके गीतिका पीछे मुड़ के कल्पना की कॉलर को जाकर पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, आप अपने आप को समझती क्या हैं आप? हाँ, खुद के अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई देता, आपको कुछ नज़र नहीं आता, किसी इंसान की ज़िंदगी, किसी की जान की कोई परवाह नहीं है आपको। गुस्से में भी होती है और उसकी आंखों में आंसू भी होता है। कल्पना हैरानी भरी नज़रों से उसे देखती है। तब गीतिका कहती है, वो देखिए क्या किया आपने, क्या किया, यू 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 मर्डरर, ऐसे उसको ये वर्ड बोल देती है। तो कल्पना जो है उस गुंडे से नज़र हटाते हुए, क्योंकि उस पर ध्यान लगाए हुए है कि कहीं वो कुछ और ना करे, उस गुंडे से नज़र हटाते हुए सूरज की तरफ देखती है और वापस उस गुंडे की तरफ उसकी नज़र अपने आप आ जाती है, क्योंकि वो गुंडा गीतिका की तरफ बढ़ रहा था और उसका जो हाथ है वो गीतिका के बालों की तरफ बढ़ रहा था। तभी कल्पना गीतिका की कलाई को पकड़ के उसे एक तरफ करते हुए उस गुंडे के इन बिटवीन थाइज़ में ज़ोरदार किक मारती है, जिससे वो दोनों हाथों से उस जगह को पकड़कर नीचे बैठ जाता है, झुक जाता है। तभी गीतिका को दोनों कंधों से पकड़ते हुए कल्पना कहती है, मुझे ब्लेम करना बंद कीजिए और अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेके जाइए। चलिए जल्दी कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। उसके अंदर बहुत गुस्सा है। कल्पना और गीतिका अभी दोनों एक ही भाव फील कर रहे हैं। तो गीतिका कहती है, आप आप कितनी गिरी हुई इंसान है ना, बेहद बुरी हैं आप, बेहद बुरी। और अपने अंदर ज्वालामुखी जैसा गुस्सा लिए कल्पना गीतिका को हल्के से अपने लेफ़्ट साइड की तरफ धक्का देती है ताकि वो सूरज को देखे और सूरज को वहाँ से लेकर जाए। गीतिका सूरज की तरफ बढ़ती है और सामने से आ रहे एसीपी के टीम के 2 मेंबर जो हैं वो जो कल्पना की हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, कल्पना उन्हें गीतिका की तरफ भेज देती है अपने इशारे से और ख़ुद उस गुंडे की तरफ बढ़ती है और वो जो झुका हुआ है उसकी जॉ लाइन पर अब एक किक मार देती है और वो सीधा ज़मीन पर होता है। वो ऑफिसर्स जिनको इशारा किया कल्पना ने गीतिका के पास जाने का, वो फट से गीतिका के पास जाते हैं और सूरज के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। एक सेकेंड, मैं अपनी चाय की सिप ले लूँ। अब कल्पना को भरपूर अपना गुस्सा निकालने का वक्त मिलता है। कल्पना अपने राइट पैर को जो उसके बूट से सजे हुए हैं उस गुंडे के हाथों की उंगलियों पर रख देती है और अपने पावर के हिसाब से उसे प्रेस करने लगती है। जैसे जैसे कल्पना अपना पैर पुश करती है, दबाती है, वैसे वैसे वो गुंडा चिल्लाने लगता है। कल्पना झटके से उसका कॉलर पकड़कर उस गुंडे को अपने सामने करती है और अपनी आँखों में बेशुमार आक्रोश लिए उसकी आँखों में आँखें डालकर कहती है, क्यों
अब दर्द हो रहा है आपको? मासूम बच्चों की कलाइयाँ जब बेदर्दी से बेरहमी से बांधते हो तब इस दर्द का एहसास नहीं होता तुम्हें? हाँ, अपने सीधे हाथ में पूरी जान भर के दोबारा उसके मुंह पर एक पंच भर देती है। वो नीचे गिर जाता है। वो दोबारा अपने बूट से उस गुंडे के सीधे हाथ के कोहनी पर, एल्बो पर वार करती है, जिससे उसका हाथ जो है वहीं से क्रैक हो जाता है, टूट जाता है और वो बहुत तेज चिल्लाता है। एसीपी उमरान दौड़ते हुए आते हैं और कल्पना के पीछे ही खड़े हो जाते हैं, जैसे कि उनके कदमों ने उन्हें खुद रोक दिया हो, लेकिन वो कल्पना को नहीं रोकते। कल्पना के अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत। वो उस आदमी को दोबारा उसके कॉलर से पकड़कर उठा लेती है और कहती है, उन मासूमों पर अपनी ताकत का ज़ोर आजमाते हो, अपनी पावर ज़ाहिर करते हो, जिनकी हथेलियाँ फूलों से भी नाजुक हैं। अब कहाँ गई तुम्हारी पावर? हाँ, अब कहाँ गई आपकी ताकत? आजमाइए, आजमाते क्यों नहीं? उठाइए हाथ हम पर, हाँ, दिखाइए अपनी ताकत। इतना बोल के वो उसके उस कान को पकड़ लेती है जिसमें उसने ईयर पिन पहना हुआ है, और वो जैसे ही उसके उस कान को पकड़ती है वो ज़ोरों से चिल्लाने लगता है। अपने हाथ की मूवमेंट को बदलती रहती है कल्पना और कहती है, बोलिए, दर्द हो रहा है? हाँ, महसूस हुआ ये दर्द? अगर मेरा बस चले तो आपके बम में इतना दर्द दूं कि जब जब बैठो, जहाँ जहाँ बैठो, तब तब मेरा ख्याल आए। रुकिए, हम आपको ही ख़त्म कर देते हैं। उसके अंदर इतना गुस्सा है कि वो पास पड़ी हुई गन को उठाकर उसके पास जाती है और उस गुंडे की सर पे बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट कर देती है और ट्रिगर पर अपनी फिंगर रख देती है उस पर दबाव डालने के लिए। और इससे पहले कि वो ट्रिगर को आगे से पीछे कर दे अपनी फिंगर से, तभी एसीपी बोल पड़ते हैं, रुकिए, रुक जाइए कल्पना, रुक जाइए। और वो ये कहते हुए उसके हाथ से गन ले लेते हैं। कल्पना इनको देखती है और देखते हुए ही एसीपी कहते हैं कि नहीं, आप इन्हें मारकर अपने हाथ क्यों गंदे करती हैं? हाँ, और हाँ, जो आप दर्द इनको देना चाहती हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ इन्हें ज़रूर मिलेगा, डोंट वरी। मगर इसे जान से मार देने का अधिकार हम में से किसी को नहीं है। अब ये कानून की लाइन को फॉलो कर रहे हैं। एसीपी इमरान इसके बम पर लात मारते हैं, गुंडे के बम पर ज़ोरदार वाली लात मारते हैं और उनकी टीम के जो बचे हुए मेंबर्स हैं इसे भी ले जाते हैं। वो जाते जाते पीछे मुड़ता है अपने लहूलुहान चेहरे के साथ। वो गुंडा कल्पना की तरफ देखता है। कल्पना अपनी कमर पर हाथ रखे हुए सीधे खड़े अपनी चिन को सामने किए हुए ऊपर की तरफ देख रही है और अब वो गुंडा उससे कहता है कि तुम भी नहीं बचोगी, तुम भी उड़ा दी जाओगी जैसे तुम्हारी। वो इतना ही कहता है कि जो उसके पास ऑफिसर खड़ा है उसको लिए वो उसके मुंह पर एक पंच मार देता है। और कल्पना ये सुनकर अपनी कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, यू सिक ऑफ ब्रेन, और उसे मारने के लिए आगे जाने की कोशिश करती है, मगर उसकी कोशिश को रोक देते हैं एसीपी उमरान। उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, कल्पना रिलैक्स, रिलैक्स हो जाइए, अभी हमें बच्चों के पास जाना है, बच्चे हमारा वेट कर रहे हैं और वो हमारी प्रायोरिटी होंगी हैं। तो कल्पना भी कहती है ठीक है, और उमरान की बात को अग्री करते हुए ये लोग बच्चों की तरफ बढ़ते हैं। तभी कल्पना कहती है पहले हमें उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। और उमरान भी अब कल्पना की बात को एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं हाँ, ऑब्वियस सी बात है। और ये दोनों सभी बच्चों को लेकर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं। कल्पना गौरव को अपनी गोद में बिठाए हुए जो सो गया है। कल्पना की नज़र बार बार गौरव की कलाइयों पर पड़ रही है। उसकी रस्सी का जो जिससे उसे बांधा गया था वो निशान अब तक वैसा का वैसा ही है। वो लाल से नीला पड़ गया है लेकिन वैसा ही है। ये सब हॉस्पिटल की तरफ निकलते हैं और
इन सब में कब रात का आखिरी पहर, सुबह का पहला पहर बन जाता है, पता नहीं चलता। ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और सभी बच्चों को चेकअप कराया जाता है, सभी बच्चों का। कल्पना डॉक्टर के पास जाकर कहती है, डॉक्टर बच्चे ठीक तो है ना? मेरा मतलब कल्पना जानती है अच्छे से कि बच्चों की तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो होती है उसके अंदर क्या किया जाता है। तो वो बच्चों को ऑर्गन को लेकर वरीड है और लड़कियों को लेकर वरीड है। तो डॉक्टर उसे आश्वासन दिलाते हैं कि बच्चे सभी सेफ़ हैं, मगर बच्चे बहुत कमज़ोर हो गए हैं, उनके ऑर्गन कमज़ोर हो गए हैं, उन्हें मारा गया है। ये सुनकर कल्पना अपने सर पर हाथ फेरती है, अपने माथे को रगड़ती है और कहती है, आप देख लीजिए, यही देश है हमारा और यही हमारे बच्चे सेफ हैं जिन्हें इस देश का फ्यूचर कहा जाता है। ये डॉक्टर से बात ही कर रही होती है, तभी कल्पना का फ़ोन रिंग करने लगता है। वो डॉक्टर से एक्सक्यूज़ लेकर एकांत जगह पर जाती है और अपने फ़ोन का रिसीवर उठाती है। कल्पना कान पर लगाकर बोलती है फ़ोन, हाँ अभी, तू कहाँ है पांडा? मैं तुझे रात से कॉल कर रहा हूँ, तू ठीक तो है ना? तो कल्पना कहती, रिलैक्स अभी, मैं ठीक हूँ। कहाँ है तू? वो अपनी आवाज़ में सवाल या निशान देकर कल्पना को भेजता है, तू ठीक तो है ना? और आए क्यों नहीं तू अभी तक? तो कल्पना कहती, अरे यार रिलैक्स, आई एम इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल सुनकर अभी और वरीड हो जाता है और कहता, हॉस्पिटल? तो ठीक तो है ना? क्या मैं आऊँ वहाँ? तो कल्पना कहती, काम डाउन अभी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आके बताती हूँ सब यार, बस मुझे 20 मिनट दे, मैं बेस पहुँचती हूँ। ओके, चल अब जल्दी कर, टाइम वेस्ट मत कर, तेरा 20 में से 19वां मिनट शुरू हो चुका है। और कल्पना ये कहकर इस कॉन्वर्जेशन को एंड करती है। अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेके कल्पना डॉक्टर के पास जाती है और वो उनसे ये कहती है कि अभी आप बच्चों को अपनी निगरानी में रखिए प्लीज़। और डॉक्टर भी वही कहते हैं कि हाँ बच्चों को अभी 24 या एटलीस्ट 12 आवर तो निगरानी में रखा जाएगा, जो कि मैंडेटरी है। और जो बच्चों के जैसे कि उन्होंने कहा वीक हो गए हैं, उन्हें क्योर भी दिया जाएगा, इलाज भी दिया जाएगा, ट्रीटमेंट भी किया जाएगा उनका। तो कल्पना श्योर हो जाती है और डॉक्टर से श्योरिटी लेती है कि जब तक मैं ना आऊँ आप बच्चों को किसी को मत सौंपिएगा। तो ये डॉक्टर इसे श्योर करते हैं और ये कह के वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर से बाहर की तरफ आने लगती है। तभी उसे सामने से गीतिका नज़र आती है जिसके हाथ में कुछ मेडिसिन्स हैं और वो इसी की तरफ बढ़ रही है। ये नहीं जाना चाहती उसके सामने, लेकिन कदम इसके अपने आप गीतिका की तरफ बढ़ जाते हैं। जब देखती है गीतिका कि मेरे सामने कोई है तो वो अपनी गर्दन, अपना सर, अपना चेहरा ऊपर करके देखती है तो कल्पना होती है। कल्पना का चेहरा देखते ही इसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो हॉस्पिटल में ही अपनी किलसाई हुई आवाज़ में बोलती, आप हटिए, हटिए मेरे सामने से, आप यहाँ क्या कुछ भी करने आई हो, यहाँ हटो मेरे सामने से। तो कल्पना की इस गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए गीतिका के गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए कल्पना कहती है, "अ, देखो मिस जर्नलिस्ट, मुझे सिर्फ ये जानना है तुम्हारा दोस्त कैसा है, वो ठीक है, उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई?" तो अब जो है कल्पना की ये बात सुनकर गीतिका का वॉल्यूम जो है थोड़ा हाई हो जाता है। इससे पहले कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, कल्पना इसके दोनों कंधों को पकड़ के साइड वाली फायर एग्जिट में चली जाती है और इसको ये चिल्लाने लगती है, गीतिका आपसे क्या मतलब, आप एक बेहद बेहद बेहुदा लेडी हैं, बहुत क्रूर हैं आपसे क्या मतलब, आप, नफ़रत है मुझे आपसे, नफ़रत। आप, और मैं प्रार्थना करूँगी भगवान से कि कभी भी आपके सामने ना आऊँ मैं। नफ़रत है, आई हेट यू। स्क्वाड्रन लीडर कल्पना पांडे, वो पूरा नाम लेती है इसका। अब कल्पना का भी थोड़ा सा ही होता है, वो इसके दोनों कंधों को झकझोर कर कहती है, देखिए
मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझसे नफ़रत करें, मुझसे बेहद नफ़रत करें, मुझे गालियाँ दें। आई डोंट केयर अबाउट योर एनीथिंग। लेकिन मैंने सिर्फ़ आपके दोस्त के बारे में जानना चाहा। समझिए आप, और अपनी नफ़रत और अपने आप को मुझसे दूर रखिए। मैं शुरू से कहते आई हूँ आपसे, लेकिन आप बार बार मेरे रास्ते में आ जाती हैं। और अगर आपकी वजह से आज कुछ हो गया होता ना, तो मैं आपको वहीं जान से मार देती। समझिए आप। और ये कल्पना उसकी आंखों में आंखें डाल कर बोलती है। गीतिका ये सब सुनकर और उसके कान जैसे लोहे की तरह गर्म हो जाते हैं। और वो कहती है, आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है ना कि आपने किया क्या है? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। समझिए आप। और जो मैंने किया वो ज़रूरी था। और अब आप अपने दोस्त के साथ अपने दोस्त का ख्याल रखिए। आपकी केयर की ज़रूरत है उन्हें। होप कि आपको ये तो आता होगा कि जो आपके लिए करते हैं उनके लिए कर सकें आप। और मुझ पे इतनी एनर्जी वेस्ट कर मत कीजिए। चलिए, दोबारा ना मिलिएगा, ये आशा रखती हूँ मैं आपसे। ये कहकर फायर एग्जिट से कल्पना निकल जाती है। वो अपनी बुलेट पर बैठती है, अपना चश्मा लगाती है अपनी आँखों पर, अपनी चिन अप किए हुए अपनी बुलेट पे सवार निकल जाती है अपने बेस के लिए। और यहाँ किलसती हुई गीतिका दवाइयाँ लेकर पहुँचती है वार्ड में। तो बस देखते हैं कि दोबारा इन लोगों का, बस आज के भाग में इतना ही। देखते हैं कि अब कैसी मुलाकात होगी इनकी और क्या मुलाकात होगी। सूरज क्या ज़्यादा क्रिटिकल है? क्या उसके सर पर ज़्यादा चोट लग गई है? अगर उसे कुछ हो गया तो गीतिका शायद ही कल्पना को छोड़े। कल्पना से जब वो विदा लेती है, मतलब कल्पना जब उसे छोड़ के जाती है, तो वो किलसने में ही कहती है कि मैं अगला आर्टिकल फिर से आप पर लिखूँगी। और ये इसकी लाइन होती है। तो चलिए, जैसे कि मैंने कहा, इस भाग में इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे जल्द ही, मुलाकात करती हूँ आपसे जल्द ही। और काफ़ी टाइम हो गया है, रात होने को है या हो चुकी है। तो बस यही कहूँगी, कल की हंसी मुलाकात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। अच्छा, चलो सो जाते हैं। गुड नाइट, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।